रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम साह, खम्मा गणी। मैं शर्मिला यादव रिम के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ पे भी होंगे खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। कल वाली वीडियो में हमने स्ट्रेटजी की बात करी थी और हमने बात की थी कि आगे के जो हमारी क्लासेज रहेंगी उसमें स्पेशल हम पहले ही काम करेंगे कि जो हमारे पहले पेपर पूछे गए हैं, जो पेपर हाई आए हैं हमारे राजस्थान पुलिस के, हम उनके ऊपर बात करेंगे, उनका डिस्कशन करेंगे, देखेंगे कि हमारा पैटर्न क्या रहता है। और मैंने इन क्वेश्चन को देखने में पहले पता चला, और जैसे कि मैंने कल बताया था कि रिपीट होते हैं क्वेश्चन, तो देख लेना, आप खुद देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो रिपीट होते हैं, लगभग ही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। कोई बहुत ज़्यादा भारी भरकम क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जा रहे, स्पेशली राजस्थान जीके के अंदर। ठीक है, कोई एक दो क्वेश्चन है वो आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना कुछ नहीं है। यदि आपने वहाँ का कीवर्ड पकड़ लिया है तो आप बहुत अच्छे से आगे कर पाएंगे। चलो ठीक है, इस अब आगे आप मेरी क्लास स्टार्ट करते हैं। और निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। इन्होंने पूछा है कि कौन सा राज्य है वो राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो यदि हम राजस्थान का मैप की बात करें तो लगभग इस तरह से आकृति रखता है राजस्थान, लगभग इस तरह की आकृति है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें, ये गंगानगर हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र है, यहाँ पे सीमा लगती है पंजाब की। फिर यहाँ पे आ जाता है कौन सा, हरियाणा। फिर यहाँ पे धौलपुर और भरतपुर के साथ सीमा लगाता है यूपी। फिर यहाँ पे जो सीमा लगती है वो लगती है एमपी की, एमपी के साथ हमारी सबसे बड़ी सीमा लगती है। फिर यहाँ पे जो सीमा लगती है वो लगती है गुजरात की। और ये जो बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर का कुछ एरिया और बाड़मेर का कुछ एरिया, यहाँ पे लगती है पाकिस्तान की सीमा। तो बात करें कि राजस्थान है वो कितने राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है, 5 राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है, पंजाब, हरियाणा, यूपी और एमपी। और किसके साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ साझा कर रहा है, पाकिस्तान के साथ। तो अभी देख लो आप कौन सा राज्य इसमें नहीं है। तो महाराष्ट्र हमारे साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस शहर में जयपुर नरेश द्वारा वेधशाला का निर्माण नहीं कराया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि पहले कि जयपुर नरेश कौन से की बात कर रहे हैं, कि कौन सा था। पहले तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि जिसने वेधशाला का निर्माण किया, तो ये जयसिंह द्वितीय की बात कर रहे हैं। किन की बात कर रहे हैं, जयसिंह द्वितीय की बात कर रहे हैं। ये सबसे ज्यादा 7 मुगल बादशाहों के समकालीन रहे थे। इन्होंने 5 जगह पर जो वेधशालाओं का निर्माण किया था, जिसमें एक तो इन्होंने जयपुर के अंदर जो जंतर मंतर वेधशाला है वो निर्माण किया था। इसके बाद जो मथुरा है वहां पे जो वेधशाला है वहां निर्माण करवाया था। इसके अलावा वाराणसी, उज्जैन और दिल्ली, वाराणसी, उज्जैन, दिल्ली, ये 5 जगहों पर इन्होंने वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। तो कहाँ पे नहीं करवाया था, उदयपुर के अंदर नहीं करवाया था। अब मान लो आपको ये पांचों के पांचों नाम याद है ही नहीं, जयपुर के अलावा कोई नाम ही याद नहीं है, तो बात ही कर रहे हैं जयपुर नरेश की। उदयपुर किसके अंदर आता था, मेवाड़ के अंदर आता था। यदि आपको ये और कुछ नहीं पता तो आप यहाँ से भी एलिमिनेट कर सकते हो कि भी मेवाड़ के अंदर जाके कोई जयपुर वाले क्यों निर्माण कार्य करवाएंगे उस टाइम स्पेशली, है ना। तो ये थोड़े से काउंटर होते हैं, करवाने को करवा सकते हैं यदि अच्छे संबंध हो या उस हिसाब से। लेकिन आपको पता है कि उदयपुर मुगलों से वैसे ही नफरत करता था, ये मुगलों के समर्थक थे, तो थोड़ी सी इनके बीच में हमेशा से कंट्रोवर्सी रही थी, तो थोड़ा सा आप इसको काउंटर कर सकते थे। फिर है आगे वाला जो क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मारवाड़ में निम्नलिखित में से किस कुल देवी की मूर्ति प्रेरणा स्रोत रही थी। तो यदि 1857 की क्रांति की बात हम राजस्थान के अंदर करें तो एक सबसे बड़ा नाम आता है आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह का। किनका, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह। आहुआ है वो मारवाड़ के अंदर आता था
और उन्हीं के एक सामंत थे, मारवाड़ जो रियासत है उन्हीं के एक सामंत थे मतलब कुशाल सिंह। तो इनकी जो कुलदेवी थी वो थी सुगाली माता। क्योंकि ये बड़ा नाम है, 1857 की क्रांति के एक मुख्य नायक रहे हैं। जो नायक की कुलदेवी होती है वो पूरी की पूरी फिर क्रांति की भी कुलदेवी हो जाती है। तो हमारा जो जवाब होगा वो क्या है, सुगाली माता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अमरदास वैरागी छदम नाम रखकर अपना अधिकांश समय मालवा और वागड़ के क्षेत्र में व्यतीत किया था। तो यहाँ पे एक नाम आता है बारठ परिवार का, जिसमें मुख्य केसरी सिंह बारठ, उनके बड़े भाई जोरावर सिंह बारठ और उनके केसरी सिंह बारठ के पुत्र प्रताप सिंह बारठ। बारठ परिवार ने आज़ादी की लड़ाई में अपना पूरा परिवार को मतलब योगदान दिया था। पूरा परिवार इनका था जो क्रांति के दौरान या आज़ादी के अंदर कुछ न कुछ इनका योगदान रहा था। ठीक है, जिसमें प्रताप सिंह केसरी सिंह बारठ है, इन्होंने मेवाड़ महाराणा के नाम चेतावनी चुंगटिया एक पत्र भी लिखा था। तो उन्हीं के बड़े अब प्रताप सिंह बारठ भी शहीद होते हैं, केसरी सिंह बारठ भी शहीद होते हैं, लेकिन जोरावर सिंह बारठ है वो एक वैरागी का वेश धारण करते हैं। और जो ये वागड़ क्षेत्र है और मालवा का जो क्षेत्र है यहाँ पे एक वैरागी और साधु की तरह रहते हैं। तो इसका जो जवाब हो जाएगा जोरावर सिंह बारठ। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप ने किस वर्ष मेवाड़ राज्य की राजगद्दी संभाली थी? तो आपको पता होना चाहिए कि उदयपुर नरेश जिन्होंने उदयपुर भी बसाया, उदय सिंह, उनकी मृत्यु हो जाती है 1572 में। 1572 में इनकी मृत्यु हो जाती है और इनका जो दाह संस्कार है वो गोगुंदा के अंदर किया गया था। इन्होंने जो अपना छोटा पुत्र है, छोटे पुत्र को राजगद्दी दी थी, लेकिन जो यहाँ के सामंत थे उनको ये कहीं भी से भी स्वीकार नहीं था कि महाराणा प्रताप योग्य होते हुए भी राजगद्दी पर ना बैठे। तो इन्होंने गोगुंदा के अंदर ही महाराणा जो प्रताप है उनका राज्याभिषेक कर दिया गया था। तो ये 1572 में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक होता है। ठीक है, इनकी महाराणा प्रताप की मृत्यु होती है वो 1597 में होती है। आप इसको ये भी याद कर सकते हैं कि 1597 में एक अपने यहाँ पे एक चोटी है अरावली की, शेर चोटी है ना, शेर, उसकी जो ऊंचाई है वो भी 1597 मीटर ही है। तो यानी कि राजस्थान में दो ही शेर हुए हैं, महाराणा प्रताप और जो शेर चोटी है। तो 1597 में जो है वो उनसे संबंधित है। ठीक है, फिर है महाभारत के अनुसार किस महाजनपद में पांडवों ने अज्ञातवास के समय जीवन यापन किया था? तो महाभारत की कहानी आपको पता ही होगी है ना, बचपन से सुनते आए हैं या सुने भी नहीं है तो टीवी में तो हमने जरूर देखी है। ठीक है, तो जो राजस्थान के अंदर जो जनपद था वो था मत्स्य जनपद। ये जो आज अलवर वाला जो क्षेत्र है लगभग, तो ये इस जो जगह को कहा जाता था मत्स्य क्षेत्र कहा जाता। तो कौन सी क्षेत्र में उन्होंने अज्ञातवास व्यतीत किया था? मत्स्य जनपद के अंदर। ठीक है, मत्स्य महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो मत्स्य जनपद के जो राजा थे राजा विराट, उनकी पुत्री उत्तरा, जिनका बाद में अभिमन्यु के साथ विवाह भी हुआ। तो विराट नरेश जो विराट थे वो विराट नगरी उनकी राजधानी थी। कौन सी राजधानी? वर्तमान में जो जयपुर के अंदर बैराट क्षेत्र है उसी को माना जाता है कि वो ही मत्स्य जनपद की राजधानी विराट नगरी थी। फिर है अगला, किस रणथंभौर शासक ने दिल्ली सल्तनत के जलालुद्दीन खिलजी को परास्त किया था, लेकिन अंततः 1301 में उन्हें अलाउद्दीन खिलजी से पराजित होना पड़ा था? तो बात कर रहे हैं रणथंभौर की। रणथंभौर और दिल्ली सल्तनत में जो खिलजी वंश है, खिलजी वंश का जो प्रारंभ है वो जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी ने 1296 में, ठीक है, 1296 में खिलजी वंश की स्थापना करी। ये रणथंभौर पर आक्रमण करते हैं 1299 में, लेकिन रणथंभौर को जीत नहीं पाते हैं। तो क्या कहते हैं कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुस्लिम के एक
दाढ़ी के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता, यानी कि यदि प्राप्त नहीं कर पाए तो अंगूर खट्टे हैं, है ना, ऐसी वाली बात थी। तो 1299 में आक्रमण करते हैं लेकिन जीत नहीं पाते हैं। लेकिन इन्हीं का भतीजा और दामाद जो अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके फिर राजा बनता है, ये 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण करता है। और यहीं पर रणथंभौर में पहला साका होता है और यहाँ पे जो रानी है, जो रंग देवी जो रानी है, उनके जो नेतृत्व में जल जोहर भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक प्रतापी जो शासक रहे हैं इस दौरान, वो रहे हैं हमीर देव चौहान। हमीर देव ने इनके एक भगोड़े, जो अलाउद्दीन खिलजी है, इनके एक भगोड़े मोहम्मद शाह को शरण दी थी। तो हमीर देव हटी इतने थे कि इनके लिए कहा जाता है कि तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ने दूजी बार। ये रणथंभौर के सबसे जो प्रतापी शासकों में से एक है। कौन सा पुरातात्विक स्थल अपने जिले से सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं कौन सा नहीं है। कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, बिल्कुल है। बागोर भीलवाड़ा के अंदर है, बिल्कुल है। गणेश्वर है, वो सिक्कर के अंदर है, बिल्कुल है। बैराट, बैराट में अभी हमने बात की थी कि विराट नगरी को बैराट कहा जाता है, और बैराट मैंने कहाँ बताया था? जयपुर के अंदर। बैराट कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। तो यही सुमेलित नहीं है। कालीबंगा का नाम काली चूड़ियों के आधार पर ये हड़प्पा के समकालीन सभ्यता मानी जाती है। इसके अलावा हनुमानगढ़ के अंदर कौन सी हो जाएगी? पीलीबंगा, रंग महल भी हनुमानगढ़ के अंदर है। बागोर भीलवाड़ा, यहाँ पे पशुपालन के सबसे पुराने अवशेष मिलते हैं। गणेश्वर सिक्कर, ये कांतली नदी के किनारे सभ्यता है। ठीक है, कांस्य युगीन ताम्र युगीन सभ्यता, ये गणेश्वर है। गर्मियों के समय भारत के महान मरुस्थल से चलने वाली गर्म हवा क्या कहलाती है? तो सबको पता है क्या कहलाती है? लू कहलाती है। अभी चलना शुरू हो जाएगी थोड़े दिनों में, आपके एग्जाम तक खूब चलेंगी। राजस्थान का लगभग कितने भूभाग मरुस्थलों से घिरा हुआ है? राजस्थान को यदि भौतिक प्रदेशों में बांटा जाए तो 4 भौतिक विभाजन इसके किए गए हैं। पहला है वो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसकी बारे में हमसे पूछा है। दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश, हमारे सबसे जो श्रृंखला है वो मुख्य श्रृंखला पर्वतों में, तो वो है अरावली। फिर तीसरा जो है वो है पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश। फिर जो फोर्थ है वो है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली के पश्चिम का जो भूभाग है वो लगभग इसके अंदर आ जाता है। सबसे ज्यादा जो भूभाग घेरता है वो यहीं घेरता है, और वो लगभग घेरता है 61%। मैं यहाँ पे आपको लगभग आंकड़े बताऊंगी ना। 61% अरावली है, अरावली लगभग रहेगी आपकी 9% के लगभग घेरती है, 9.3 कुछ रहती है। पूर्वी मैदानी प्रदेश है, ये आपका 23% भूभाग घेरता है। और जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसको हाड़ौती क्षेत्र भी कहा जाता है, ये कोटा संभाग वाला, कोटा बूंदी बारां झालावाड़, तो ये वाला जो एरिया है लगभग आपका 7% रहेगा। ये 6.49 या 6.89 के लगभग है, तो लगभग हम इसको मान सकते हैं 7%। तो आपका जवाब आपको मिल गया होगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 61%। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट है कि राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक जलवायु विभाजन के रूप में कार्य करता है। यदि राजस्थान का मैप देखें, अरावली की ये स्थिति है, तो यानी कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में कौन है? अरावली है। यानी कि इधर का जो क्षेत्र है और इधर का क्षेत्र है, पूरा का पूरा इस अरावली से प्रभावित होता है। इधर के क्षेत्र में बारिश थोड़ी सी अधिक होती है, और इधर के क्षेत्र में वृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण क्या होता है? पानी यहाँ पे कम पहुंच पाता है, यानी कि मानसून की जो मानसूनी हवाएं हैं वो कम पहुंच पाती है, इसलिए यहाँ का जो क्षेत्र है वो लगभग शुष्क रहता है। तो कौन सा जो आंसर हो जाएगा आपका? अरावली की पहाड़ियाँ। तो अभी आपको ये नहीं पता है, आपको कुछ भी नहीं पता है, तो वैसे भी आपको पता है कि राजस्थान में इनमें से कौन सी पहाड़ी है? अरावली की पहाड़ी है। तो राजस्थान से रिलेटेड पेपर
ये नहीं है कि आपको नॉलेज कितना है, पेपर ये कि माइंड ऑफ प्रेजेंस आपकी वहां पे कितनी है। आपको कुछ नहीं पता है, आपको ये तो पता है ना अरावली राजस्थान में, तो आप यहाँ से इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर है राजस्थान के मरुस्थलीय भूभाग में जल आपूर्ति करने के लिए कौन सी नहर महत्वपूर्ण है? तो इंदिरा गांधी नहर इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा 10 जिले जो पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है वहां इसमें 13 के लगभग जिले आते हैं, 13-14 जिले आते हैं, उसमें से 10 जिले वो कहाँ से? इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित होते हैं। इंदिरा गांधी नहर की जो योजना है वो श्री कंवर सेन जी ने 1948 में महाराजा शार्दुल सिंह के शासनकाल में बनाई थी। उन्होंने एक पत्र लिखा था, बीकानेर में जल की आवश्यकता। ठीक है, उसी के अंदर बनाई गई थी। ये पहले इंदिरा गांधी नहर नाम होने से पहले ये राजस्थान नहर थी, लेकिन इंदिरा गांधी जी के निधन के बाद 2 नवंबर 1984 को इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया था। बाकी की जो हमारी डिटेल है वो हम कंटिन्यू जो हमारी क्लासें रहेंगी वहां पे होती रहेंगी, पर अभी ये है कि आपको आंसर आपको बता दिए जाए। ठीक है, किस नदी का जल जयसमंद द्वारा उपयोग में लाया जाता है? क्या है जयसमंद? कोई जिला है? जिला नहीं है, ये झील है, ये है जयसमंद झील। ठीक है, इसका निर्माण करवाया था महाराणा जय सिंह ने। महाराणा जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। कौन सी नदी के पानी को रोक के? तो गोमती नदी के पानी को रोक के। तो यानी कि इस झील में किस नदी का पानी आता है? तो गोमती नदी का पानी आता है। नई प्रणाली के तहत राजस्थान की अधिकांश मिट्टी क्रम से संबंधित है। तो नई प्रणाली यानी कि वैज्ञानिक वर्गीकरण की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो राजस्थान की मिट्टियों को वैज्ञानिक आधार पे 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हम देख लेते हैं। पहला है वर्टिसोल। कौन सा है? वर्टिसोल। दूसरा है एल्फिसोल। तीसरा है इंसेप्टिसोल। चौथा है एंटीसोल। और 5वां है वो है एरिडिसोल। ठीक है, ये 5 भागों में बांटा गया है। वर्टिसोल ये काली मिट्टी जो हाड़ौती वाले क्षेत्र में है वहां पे। एल्फिसोल ये जो मैदानी प्रदेश है वहां पे। ये लगभग एक मोटा आइडिया दे रही हूँ आपको। इंसेप्टिसोल है ये जो पर्वतीय जो प्रदेश है यानी कि अरावली का जो क्षेत्र है वो उसमें ये इंसेप्टिसोल पाई जाती है। और एंटीसोल और एरिडिसोल ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, फिर है राजस्थान का कौन सा जिला चने का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो हनुमानगढ़ में सबसे ज्यादा चना होता है राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये आंसर हो जाएगा आपका चंबल। राजस्थान के किस क्षेत्र में बहुतायत में काली मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी अभी बताया था वर्टिसोल। वर्टिसोल कहां पे पाई गई थी? ये कोटा वाले क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी पठवारी क्षेत्र, उसमें यानी कि हाड़ौती क्षेत्र के अंदर काली मिट्टी या वर्टिसोल की अधिकता होती है। इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, फिर है राजस्थान में पाया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भारत में इस खनिज के उत्पादन में पूरे 100% का योगदान करता है? तो वोल्स्टोनाइट है ये। ठीक है, फिर है 1874 में आगरा किला उत्तर प्रदेश और राजस्थान के निम्नलिखित स्टेशनों में से किस स्टेशन के बीच पहली ट्रेन चली थी? तो बात पूछ रहा है कि अपनी पहली ट्रेन कहाँ से चली थी। पहली ट्रेन हमारी जो है वो बांदी कुई दौसा से चली थी। कहाँ तक? आगरा किला उत्तर प्रदेश तक, आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश तक चली थी। और कब चली थी? 1874 के अंदर। जामर कोटड़ा रॉक फास्फेट खदानें कहाँ स्थित है? तो जामर कोटड़ा आपको पता है उदयपुर में है। सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन है ना, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। हम बहुत अच्छे से पढ़ाई करने वाले हैं। अब देख लेना कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। खान और भू विज्ञान निदेशालय
कहाँ स्थित है? तो खान और भू विज्ञान निदेशालय है वो उदयपुर में स्थित है। ठीक है। राजस्थान भारत में का प्रमुख उत्पादक नहीं है। तो किसका उत्पादक नहीं है? तो ये सोने का उत्पादक नहीं है। भारत में सबसे ज्यादा सोना है वो कोलार की खानों से निकाला जाता है। केजीएफ मूवी जहाँ पे जिसके ऊपर बनी है ना, देखी होगी सबने, सेकंड पार्ट भी आने वाला है। ठीक है। तो सोने के नाम पे हमारे यहाँ पे सिर्फ दो या तीन खाने ही हैं। उसमें भी बांसवाड़ा के अंदर ये आनंदपुरा बूकिया, जगतपुरा बूकिया, है ना। यहाँ से मतलब बांसवाड़ा के अंदर 2 खाने हैं, कुछ पार्ट है वो उदयपुर के अंदर भी है एक आधी खान। तो चांदी के लिए चांदी जावर की खान बहुत फेमस है ना। जिप्सम के लिए ये गोठ मांगलो नागौर वाला, ये बीकानेर वाला क्षेत्र, हार्डपन जिसको बोला जाता है जिप्सम की लेयर, ये नागौर से बीकानेर के बीच में जो जिप्सम की लेयर है उसको क्या बोला जाता है? हार्डपन बोला जाता है ना। तो ये है। कैल्साइट भी राजस्थान में खूब होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सोना हो जाएगा। फिर है राजस्थान का कौन सा शहर पीले पत्थर येलो स्टोन के व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है आपका जैसलमेर। जैसलमेर के अंदर येलो स्टोन बहुतायत में मिलता है। आपको पता होना चाहिए कि जैसलमेर का किला वो खुद येलो स्टोन से बना है। येलो स्टोन से बने होने के कारण सोने जैसा चमकता है, इसीलिए उसका नाम सोनार किला भी कहा गया है। बहुत सारी हवेलियां हैं वो पीले पत्थरों की बनी हुई है, जैसे पटुओं की हवेली है, ये ऐसी हवेलियां हैं ये पीले पत्थरों की बनी हुई है। तो येलो स्टोन कहाँ पे? जैसलमेर के अंदर। कोटा में कोटा स्टोन है, अजमेर में फेल्सपार है ना सबसे ज्यादा। फिर है राजस्थान पर्यटन विकास निगम के प्रतीक चिन्ह लोगों में निम्नलिखित में से कौन सा स्लोगन उल्लिखित है? तो ये है द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का अतुल्य राज्य राजस्थान, है ना। यानी कि द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया, सच में बहुत अपना अतुल्य ही है राजस्थान, जहाँ की कला संस्कृति अपने आप में भिन्न है, जहाँ के राज्य रजवाड़ों का इतिहास अपने आप में भिन्न है, जहाँ की वीरता अपने आप में भिन्न है ना। तो अपने आप में वैसे सच में अतुल्य है। तो आज के लिए ये 25 क्वेश्चन ही रहेंगे आपके। नेक्स्ट सेशन में हम 25-25 के सेट में अभी बात करेंगे। अभी क्यों एक नई सीरीज हमने स्टार्ट की है, तो 25-25 के क्वेश्चन में शायद सही कारगर रहेगा। और पहले हमें वो राजस्थान जीके वाला जो पोर्शन है, जितने ये जो पेपर हुए हैं इनमें अभी तक राजस्थान जीके के जितने पूछे गए हैं हम उन्हीं की बात करेंगे। उसके बाद फिर रीजनिंग और इंडिया जीके हैं उनका पोर्शन भी हम लेते रहेंगे। ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप।